हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग रिसेंटली जो 13 मई 2023 को एमपीएससी एमईएस मेंस के जो दो पेपर हो चुके, पेपर 1 और पेपर 2, उसका हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन देखने वाले और साथ ही साथ देखने वाले कि क्या आंसर की एक्सपेक्टेड रह सकती है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है अभी भी एंटिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन की स्कोर को जानने के लिए, इसीलिए हम लोग डिटेल से 1 बाय 1 सारे सेशन को डिस्कस करने वाले। देखिए आज के सेशन में जो 13 मई को जो पेपर 1 हुआ था, यहाँ पे देखिएगा पेपर 1 जो हुआ था उसमें से जो 100 क्वेश्चन थे उसके हम लोग फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए 100 हम लोग ट्राई कर सकते थे कि हम लोग 100 क्वेश्चंस को एट ए टाइम हम लोग रिजॉल्व कर सके, लेकिन होता क्या है कि जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग मिस कर देते थे। ये ना हो इसलिए हम लोग इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं सिक्वेंसिंग जो है आपको पर्टिकुलरली मेंशन करा दूंगा, आप उसी के अकॉर्डिंगली सेशन को देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप उसका जो स्कोर है, आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 आपने जो भी अटेम्प्ट करके आओगे उसका आप एनालिसिस कर सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट हम लोग एक प्रॉपर इवोल्यूशन कर सके। मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पेपर का चारों भी हमारे सेशन से, दैट मीन्स पूरे 200 क्वेश्चंस को जो है एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते गए अभी हमारे सेशन को। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स अभी तक हमने नोटिस किया, 53% एस्पिरेंट्स अभी तक सब्सक्राइब है। ठीक है, अराउंड 47% एस्पिरेंट जो रेगुलरली वॉच करते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, तो काइंडली कंसिडर कीजिएगा सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी एग्जामिनेशन दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी हमारे सेशन को। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ क्विकली, अगर आपके 2022 के जो पेपर्स अगर आपको देखने होंगे, ठीक है, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने वाले, हालांकि लास्ट टाइम था कि एमसीक्यू बेस्ड को आपको क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको ऑलरेडी एक रेफरेंस बता देता हूँ कि 2022 का भी पेपर हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया, 2019 का भी पेपर हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया, ये पेपर 2 है। साथ ही साथ अभी कुछ ही दिनों पहले हमने 2018 का भी पेपर जो है, ठीक है, ऐसे 4 पार्ट में आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 ये पेपर 1 का हो चुका और पेपर 2 का भी सिग्निफिकेंटली 1 to 50 एंड 51 to 100 क्वेश्चन इस तरीके से हमने कवर करा दिए। अभी बिना किसी देरी के अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन का कौन सा था। और हाँ, ये जो सेट है गाइस, ये सेट डी था। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चंस को एनालाइज कर लीजिएगा। जिनका सेट डी था उनको सीक्वेंसिंग फॉलो करने हैं, या फिर जिनका सेट ए बी या सी होगा उनके अकॉर्डिंगली जो आपके पेंडिंग क्वेश्चंस होंगे वो आपके पार्ट बी में आपके कवर अप हो जाएगी, उसका आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आप एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन था कि इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 8 ओम रजिस्टर इज गिवन बाय। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 8 ओम्स का रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है, इसमें से कितना करंट फ्लो होगा ये में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलग अलग वेज है गाइस, काफ़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। अगर हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ओपन सर्किट कर देते हैं इस करंट सोर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2 ओम्स प्लस यहाँ पे 8 ओम्स का यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे 4 ओम्स यहाँ पे ओपन सर्किट रेडी रहेगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो इस ब्रांच से, तो कोई यहाँ पे कोई इस रजिस्टर का सिग्निफिकेंस कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में करंट है इस ब्रांच से फ्लो होगा, ठीक है, इस कंप्लीट सर्किट से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 वोल्ट डिवाइड बाय कितना है 2 + 8 विल बी इक्वल्स टू 10 ओम। ठीक है, ये करंट आया हमारे पास में 2 एम्पियर, करेक्ट। ठीक है, अभी हम लोग इस सोर्स को कंसीडर ना करते हुए, ठीक है, अभी हमने क्या कौन सा सोर्स कंसीडर किया था, ये 20 वोल्ट का। अभी हम लोग इस सोर्स को हम लोग डीएक्टिवेट करते हैं और इस सोर्स को कंसीडर करते हैं। ओके, अगर हम लोग इस सोर्स को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर हम लोग वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, जनरली शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करेक्ट। ये शॉर्ट सर्किट होने के बाद अगर हम लोग इस ब्रांच से करंट निकालना है, मान लो ये I1, ठीक है, अब देखिए इसकी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मान लो हमने करंट निकालना है I1, तो I1 किस तरीके से निकालेंगे, करंट डिवीजन रूल्स के अकॉर्डिंगली। इसके अपोजिट का हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 2, टोटल करंट कितना फ्लो रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, 2 एम्पियर। अब देखिए इस ब्रांच से करंट हमें निकालना होगा तो इसका अपोजिट का हम लोग ये ब्रांच ले लेंगे, ये है हमारे पास में 2 डिवाइड बाय हमारे पास में आ जाएगा 2 + 8 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 अपॉन ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5 ठीक है, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 2/5 मतलब होता है 0.4 एम्पियर। ओके, अब देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास जो करंट था वो था हमारे पास 2 एम्पियर का। अभी हमारे पास में कितना आया करंट, यह है हमारे पास में 0.4। इसका डिफरेंस कितना निकल के आएगा, इसका डिफरेंस निकल के आएगा 1.6 एम्पियर। अगर आपने ये करेक्ट आंसर या आंसर मार्क करके रखा है 1.6 एम्पियर तो आपका आंसर करेक्ट है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। हमने ट्राई किया है कि जो आपको करेक्ट ABCD के फॉर्मेट में ना देते हुए आपको 1 2 3 4 के फॉर्मेट में हमने आंसर की प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था,
इन अ डीसी नेटवर्क आइडियल करंट सोर्स हैज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था और काफ़ी कंफ्यूजिंग से उन्होंने ऑप्शन दे के रखे थे। समझिएगा, डीसी नेटवर्क में आइडियल करंट सोर्स में क्या रहता है, एक इनफाइनाइट ओम्स हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं पैरेलल में, ठीक है। अब देखिए होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये कंडीशन आप देख सकते हैं। आइडियल करंट सोर्स में इसके पैरेलल में हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस हम लोग शो नहीं करते इनफाइनाइट का, बट ये क्योंकि ओपन सर्किटेड है तो इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना होता है, ये इनफाइनाइट ही होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन 3 ना होते, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इनफाइनाइट ओम कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ओके, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में यहाँ पे सीरीज में रजिस्टर कनेक्टेड रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सिंपल सा क्वेश्चन है अगेन। एसी सर्किट में डैश ऑफ एन एसी सर्किट इज एन रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंपेडेंस। इंपेडेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, एडमिटेंस। देखते बराबर आपने मार्क किया होगा, आंसर सिंपल है गाइस, ठीक है। आपको कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। ससेप्टेंस ये किसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये रेसिप्रोकल है हमारे रिएक्टेंस का, ठीक है। और जो एडमिटेंस है वाई, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एडमिटेंस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसका रेसिप्रोकल है, ये हमारा इंपेडेंस का। ये तीनों भी आपने ध्यान में रखे होंगे। काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, एसी फंडामेंटल के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था गाइस। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर एक्ट्स एज अ डैश एंड इंडक्टर एक्ट्स एज एन डैश, ठीक है। जो आपको सुपर एमसीक्यू कोर्स हमने पढ़ाया था गाइस एमपीएससी का, ठीक है, उसके अंदर से काफी सारे क्वेश्चन हमें एज इट इज देखने को मिले। ये भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया था इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। अब देखिए स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर जो कैपेसिटर रहता है, ठीक है, वो एज अ ओपन सर्किट करके वर्क करता है, ठीक है, वो एज अ ओपन सर्किट करके वर्क करता है। और इंडक्टर जो है एज अ शॉर्ट सर्किट करके वर्क करता है, सिंपल है, ठीक है। कैपेसिटर एक्ट्स एज अ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओपन सर्किट, एंड इंडक्टर एक्ट्स एज एन शॉर्ट सर्किट। अब देखिए इस एमपीएससी के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक थी गाइस, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चंस को अगर आपको समझ में भी नहीं आते, अगर आपने ऑप्शंस को अच्छी तरीके से एलिमिनेट करना सीख गया तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर को आप बिना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखे हुए भी आप आंसर को मार्क करके आ सकते थे, ठीक है। तो ये बात काफ़ी खासियत है इस पेपर के बारे में। ओके, काफ़ी सारे जो जगह होता है कि हमें ट्रिकी सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना आ गए तो आप इसका करेक्ट आंसर ऐसे मार्क करके आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। देखिए ये कोई भी सर्किट के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी वो एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऑप्शन देखिए, डीसी सर्किट ओनली, सिंपल डीसी सर्किट्स ओनली, एसी सर्किट ओनली। तो ये इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हमें जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। अगर अपना आंसर 2 मार्क करके तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग वेट करेंगे गाइस, अभी तो आज की जो डेट है 19 मई 2023 है, ठीक है। इसके बाद जो इसका आंसर किया था, अगर कुछ आंसर किए में या फिर कुछ क्वेश्चन में आपको मॉडिफिकेशन लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम लोग इसका जैसे आंसर किया आता है तो जितने भी क्वेश्चंस में रेक्टिफिकेशंस होगा या फिर एडिशनल होगा कि जो बोर्ड के द्वारा आपको आंसर की प्रोवाइड करा दी गई और हमारे पास में जो आंसर की हमने निकाली है उसका अगर उसमें आपको कुछ डिफरेंसेस दिखाई देंगे तो वो हम लोग डेफिनेटली रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था, एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, एक आरएलसी सीरीज सर्किट है हमारे पास में, ठीक है, जिसमें एक्सएल और एक्ससी का वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो सर्किट क्या हो जाएगा, ठीक है, सर्किट करंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर आपको याद होगा, जिन्होंने भी एस्पिरेंट ने एमपीसी सुपर एमसीक्यू कोर्स को ज्वाइन करके रखा था, सेम टेबल आपको मैंने प्रोवाइड करा था, आप देख सकते हो। सीरीज रेजोनेंस में जो करंट होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है, ठीक है, जस्ट लाइक पैरेलल रेजोनेंस में ये मिनिमम होता है। ओके, इंपेडेंस हमारा मिनिमम होता है सीरीज में और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए एक रजिस्टर है 30 ओम का, जिसको हमने 240 वोल्ट के सप्लाई के अक्रॉस में कनेक्ट करके रखा। देखिए डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। एक हमारा रजिस्टर है, ठीक है, इसको यहाँ पे हमने कनेक्ट करके रखा है, यह है 30 ओम का, ओके, और ये हमारा 240 वोल्ट का सप्लाई, ठीक है। अगर हमारा रेजिस्टेंस R इसके पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है, देखिए समझिएगा इसको, ठीक है। अगर हमने इसके कलर चेंज करते हैं हम लोग, 1 सेकेंड, लाइक दिस, ठीक है। अगर ये हमने R जो रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में हमने कनेक्ट करके रखा, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो थ्राइस हो रहा है एज द ओरिजिनल वन, ठीक है। मान लो फर्स्ट करंट था I1, ठीक है, जो I2 करंट हो रहा है या फिर हम लोग कैसे I डैश, वो कितना हो रहा है, थ्राइस ऑफ I, ठीक है। जो ओरिजिनल करंट था हमारा I, ये I है ओरिजिनल है और I डैश जो है हमारा नया करंट है, ठीक है। ये 3 गुना हो जा रहा है। तो हमारे जो R की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, ये हमें पता करनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। सबसे पहले ये यहाँ पे जो रेड कलर में मैं मार्क कर रहा हूँ उतने सर्किट का आप देखिएगा, ठीक है, इस सर्किट का। अब देखिए यहाँ पे 30 ओम्स का रेजिस्टेंस है और 240 वोल्ट का यहाँ पे हमारे पास सप्लाई है। तो जो हमारा करंट हो जाएगा इनिशियल करंट I, ठीक है, ये कितना होगा 240 डिवाइड बाय 30 विच इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट I करंट, ओके, ये इनिशियल करंट है। अभी देखिए नेक्स्ट करंट कौन सा, I डैश, ओके, लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन, ओके। तो ये I डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ I, 3 मल्टीप्लाइड बाय
8, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू 24 एम्पियर, करेक्ट। ये हमारा आई डैश आ गया। ओके, अब देखिए आई डैश जो हमारा यहाँ पे आ गया वो हमारा इसके अक्रॉस में, अभी देखिएगा जो हमारा आई डैश हो रहा है, मान लो यहाँ पे जो आई डैश हो रहा है, ठीक है, ये कितना हो रहा है 24 एम्पियर, करेक्ट। तो जो नया करंट फ्लो हो रहा है 24 एम्पियर ड्रॉ करा है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया ये करंट ड्रॉन बिकम थ्राइस ट्रिपल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 240 डिवाइड बाय, अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं 240 डिवाइड बाय 24, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 10 ओम्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में आर इक्विवेलेंट। सिंपल है, अभी हम लोग इसको काफ़ी आसानी से हमारे जो पैरेलल रेजिस्टेंस में हम लोग जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। 10 विल बी इक्वल्स टू, ये देखिए ये है हमारे पास में ओरिजिनल रेजिस्टेंस 30 ओम्स का, और यहाँ पे हमारे पास में आर रेजिस्टेंस, ओके, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू आर अपॉन 30 प्लस आर। इसको अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 300 प्लस 10 आर विच इज इक्वल्स टू 30 आर, ओके। 10 आर यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 300 विल बी इक्वल्स टू 20 आर। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 सा, यहाँ पे हो जाएगा 15 सा। आर का वैल्यू निकल के आया हमारा 15 ओम्स। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर आपने पेपर दिया है और अगर आपने ये आंसर मार्क करके आया तो इसका आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल पर सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सेम क्वेश्चन एज इट इज। हमने जो सबसे पहला हमारा सेशन पढ़ाया था गाइस, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल का, उसी में से आपको पूछा गया, ठीक है। जूल पर सेकंड का ही वैट होता है, ठीक है, ओके। वैट का ही जो अल्टरनेट यूनिट है ये हमारे पास जूल पर सेकंड। सिंपल सा है, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। Next question is a resultant current is made of two component, a 10 ampere DC component and a sinusoidal component of a maximum value 14.14 ampere. The average value of resultant current is what? देखिए क्या बताया गया है कि हमारा एक रिजल्टेंट करंट है जिसमें दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। एक 10 एम्पियर का हमारे पास में स्टेडी स्टेट जो करंट रहता है, ठीक है, 10 एम्पियर का डीसी कंपोनेंट है उसके अंदर, और एक साइनोसाइडल कंपोनेंट है हमारे मैक्सिमम वैल्यू जिसकी है 14.14 एम्पियर। तो एवरेज वैल्यू कितना होगा रिजल्टेंट करंट का, ये हमें पूछा गया है। इसमें आपको बता दो, अब देखिए यहाँ पे जो होगा जो एवरेज वैल्यू रहेगा रिजल्टेंट करंट का, ठीक है, बेसिकली दो कंपोनेंट है, एक 10 एम्पियर का डीसी कंपोनेंट है और यहाँ पे मैक्सिमम करंट है 14.14 एम्पियर का, राइट। तो यहाँ देखिएगा जो एवरेज रहता है, ठीक है, जो एवरेज वैल्यू रहेगा साइनोसाइडल का, ठीक है, कंप्लीट द थ्रू आउट द साइकिल, ये कितना रहेगा गाइज, ये रहेगा हमारा 0, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास में 0, जिसके कारण हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और थ्रू आउट हमारे पास में कौन सा बचता है, एक एवरेज वैल्यू, वो हमारी सिर्फ बचेगी 10 एम्पियर का, ठीक है। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इस तरीके से आप इसका करेक्ट आंसर मार्क करके आ सकते थे। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। कुछ फंडामेंटल अगर आपको चीज़ें पता होती थी गाइज, नॉट नेसेसरीली आपको हर बार न्यूमेरिकल के वे में आपको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू क्या फैक्टर होता है, काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, एकदम फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन, ये पीक फैक्टर हम लोग इसको कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहता है। ये तो हम लोग काफी रेगुलर सेशन के अंदर भी पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको काफी आसान से आपको थ्रो कर दिया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफार्मर जिसका फुल लोड कॉपर लॉसेज है 400 वाट का। ये क्वेश्चन हम लोग रेगुलर सेशन के अंदर कोर्सेज के अंदर जहां नहीं वहां हम लोग कर चुके गाइस। आपको मैं बता दूं कॉपर लॉसेज जो है पीसीयू एट एक्स लोड, ठीक है, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर इंटू पीसीयू एट फुल लोड, ठीक है। तो हमारे पास फुल लोड कॉपर लॉसेज कितने हैं हमारे पास में 400 वाट, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे 400 वाट लिख लिया। तो कॉपर लॉसेज एट हाफ ऑफ द फुल लोड, हाफ ऑफ द फुल लोड का वैल्यू कितना आता है 0.5 का, यहाँ पे 0.5 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 0.5 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 400, ठीक है। 0.25 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 400, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 100 वाट। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर किसी के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है गाइस तो बिना पेन पेपर के भी वो आंसर डायरेक्टली मार्क करके आ सकता था, ऑप्शन 2, ठीक है, जिनकी अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि हाफ ऑफ फुल लोड बोला गया तो 0.5 का स्क्वायर मन में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 400 वाट। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें पूछा गया था, अब देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, लेट्स होप इसका क्या आंसर की आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एक डेल्टा स्टार वाइंडिंग कनेक्शन जो होते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर के, ये कॉमनली किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर आपने देख लिया हम लोग कॉमन कंसेप्शन रहता है, ठीक है, डेल्टा स्टार तो होता क्या है कि इसमें जो स्टार कनेक्शन होता है गाइस, ठीक है, ये जनरली डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है। मान लो यहाँ पे फेज हो गया आर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास वाई एंड इट इज़ बी, ठीक है। तो एक फेज हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं बिटवीन दिस फेज एंड दिस न्यूट्रल, राइट, ये हो गया हमारे पास में न्यूट्रल। तो हम लोग काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने इसका जो करेक्ट आंसर है वो मार्क करके आएंगे स्टेपिंग डाउन टू द मॉडरेट वोल्टेज, ठीक है। तो ये आंसर मार्क करके आएंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ये स्टेप अप करने के लिए यूज होता है फॉर द हाई वोल्टेज, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर अभी मैं मार्क करो। लेट्स चेक अगर जो आंसर की
प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर आपका ये कर सकते हैं। लेकिन जो उसका मोस्ट सुटेबल करेक्ट आंसर होगा ये स्टेपिंग अप फॉर द हाई वोल्टेज, इसके लिए जो डेल्टा स्टार वाइंडिंग कनेक्शन है 3 फेज ट्रांसफार्मर का, ये यूज किया जाता है। ओके, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 500 पिकोफैरेड, उसको चार्ज किया गया 100 वोल्ट पे। जो उसके प्लेट्स है उसको हम लोग सेपरेट कर दिया, फिर उसका जो कैपेसिटेंस है वो रिड्यूस हो चुका है 100 पिकोफैरेड पे। तो उसका चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा कैपेसिटर में। अब देखिए इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, दो ऑप्शन जो है अभी हमने आंसर में मार्क करके है, एक हमने का टेलीग्राम पे हमने पोल कंडक्ट किया था, इसके अंदर ये दो ऑप्शन के अंदर एस्पिरेंट ने गलतियां करके रखी। मैं आपको उसमें से दो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है मैं मार्क करके बता दूँ। देखिए कैपेसिटर का क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है C/V, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वोल्टेज से, यहाँ तक आप मान लेते हो। फर्स्ट कैपेसिटेंस कितना है, C का वैल्यू वो है हमारे पास में 500 पिकोफैरेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो इनिशियल वोल्टेज है ये हमारे पास में 100 वोल्ट है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 100 वोल्ट है, राइट। जो नेक्स्ट कैपेसिटेंस है वो कितने से रिड्यूस हो चुका है, C' अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ये हमारे पास में 100, ठीक है, ये पिकोफैरेड हो चुका है, राइट। C' हमारा 100 पिकोफैरेड हो चुका, तो हम लोग इससे रेशियो निकाल सकते हैं, इस हमारे रेशियो से फंडामेंटल C/C' विल बी इक्वल्स टू V'/V, ओके। तो इसमें से जो निकल के आएगा हमारे पास में कैपेसिटेंस कितना था 500, ओके, डिवाइड बाय अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 100, ठीक है। V' को हमें निकालना है, V' और यहाँ पे आ जाएगा V कितना था हमारे पास में 100 वोल्ट, इनिशियली 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए V का जो वैल्यू आए, मतलब जो हमारा नेक्स्ट वोल्टेज रहेगा इसके अक्रॉस में वो रहेगा हमारे पास में 500 वोल्ट। यही आंसर अगर आपने मार्क करके आओगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला क्या गया गाइस, चेंज इन द पोटेंशियल अक्रॉस द डिफ कैपेसिटर। पहले पोटेंशियल कितना था, वो था 100 वोल्ट का, अभी चेंज कितना हुआ 500 वोल्ट का, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना आया, यह है हमारे पास में 400 वोल्ट का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 400 वोल्ट, ठीक है। तो आई होप अपनी ये करेक्ट आंसर मार्क करके आओगे। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं काफ़ी बार। आइडियल ट्रांसफार्मर में कौन से फीचर्स होने चाहिए, सबसे पहली बात तो उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों भी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, करेक्ट। हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए दोनों भी ऑप्शन में, कोई भी मैग्नेटिक लीकेज नहीं होना चाहिए, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए और लॉसेस भी नहीं होने चाहिए, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंसिडरेबल रेजिस्टेंस विथ अ लॉसेस। अब देखिए जहाँ पे आइडियल बात आती है तो यहाँ पे कंसिडरेबल मतलब कुछ अमाउंट भी नहीं आता, वो भी जीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जीरो हो जाता है, नथिंग एल्स, ओके। तो हमारा नो रेजिस्टेंस विथ नो लॉसेस हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, जिसके साथ हमारा ऑप्शन 3 ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज इज कनेक्टेड टू द डीसी सप्लाई इट रिजल्ट इन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल सोचना है गाइस। अगर प्राइमरी वाइंडिंग जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, देखिए एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये दो वाइंडिंग होगी प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर इसको हमने डीसी सोर्स कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, अगर हमने इसको डीसी सोर्स कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, ये ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट रहता है और उसका जो रेजिस्टेंस रहता है ये काफ़ी कम रहता है और इसी कारण ये हैवी करंट ड्रॉ करेगी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग विल ड्रॉ अ लार्ज करंट, वेरी लार्ज करंट, ओके। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ईएमएफ डीसी ईएमएफ इन अ सेकेंडरी वाइंडिंग, एसी ईएमएफ इन अ सेकेंडरी वाइंडिंग गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ये वर्क करता है हमारा ट्रांसफार्मर, राइट। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है जिसका कॉम्बिनेशन है आयरन रिंग का विद एयर गैप, तो टोटल एमएमएफ कितना होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। जैसे ईएमएफ हमारे एडिशन होते गए ऐसे एमएमएफ का भी एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में लीकेज फ्लक्सेस रहेंगे प्लस हमारा जो यूजफुल फ्लक्स है उसका एडिशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एमएमएफ ऑफ द आयरन प्लस एमएमएफ ऑफ द एयर, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, काफी सिंपल सा है। एक शॉर्ट सर्किट कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स है, surrounds the middle of a bar magnet. If the magnet sets up the 60 microweber, the average value of EMF induced in the coil when the magnet is taken up far away from the coil in a 0.0 second is what, ठीक है। ये क्या होता है, EMF क्या होता है हमारा माइनस n d∅ by dt, हम लोग निकालते हैं d∅ by dt। नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100 है, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स कितने हैं हमारे पास में 60 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो, इसलिए हम लोग -6 से मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम कितना है 0.0 सेकंड, 0.0 सेकंड, 0.04 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है 0.15 वोल्ट, ओके। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या था, स्कॉट कनेक्शन ऑफ अ 3 फेज ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। स्कॉट कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, टीटी कनेक्शन कहते हैं, ओके, जिसमें दो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किए जाते हैं बट मैग्नेटिकली नहीं कनेक्ट करते, ओके। इसके काफी सारे स्टेटमेंट के माध्यम से क्वेश्चन भी बनते हैं गाइस, ठीक है। इसमें टीजर ट्रांसफार्मर भी होता है। इसको हम लोग जनरली 3 फेज से 2 फेज और
2 फेज से 3 फेज कनेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 2, 3 फेज टू 2 फेज। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क करके आओगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, एक ट्रांसफार्मर है जिसमें हमारे पास बताया गया कि उसका जो करंट है वो 0.6 एम्पियर है और वो एब्सॉर्ब कर रहा है हमारा 64 वाट, राइट, 64 वाट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब प्राइमरी हमने कनेक्ट कर दिया नॉर्मल 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के लिए, तो जो सेकेंडरी अगर हमारा ओपन सर्किट है तो आयन लॉस करंट कितना होगा, हमें ऐसा पूछा गया। ठीक है, एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो हमारा नो लोड कंपोनेंट होता है, ठीक है, नो लोड कंपोनेंट तो आई नॉट होता है, इसको हम लिखाते हैं अंडर रूट ऑफ आई एम स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर, राइट। तो जो आई एम का वैल्यू होता है विच इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाई नॉट और आई म्यू जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है हमारे पास में, ठीक है, एक्टिव जिसको हम लोग एक्टिव या फिर आयन लॉस कंपोनेंट कहते हैं नो लोड करंट का, वो होता है आई म्यू इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस ऑफ फाई नॉट, करेक्ट है। तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगा इस कॉस फाई नॉट का, ठीक है, कॉस ऑफ फाई नॉट का वो कितना आएगा, टोटल हमारे पास में कितना 64 वाट है, ठीक है, वोल्टेज कितना है हमारे पास में 200 वोल्ट है, ओके, और हमारे पास 200 वोल्ट और करंट कितना है 0.6 का, ठीक है, 0.6 का। इसका जो वैल्यू निकल के आता है ये आता है 0.533। तो हमारे पास सीधा सीधा कॉस फाई नॉट का ही वैल्यू निकल के, ओके। अगर हमें यहाँ पे आई म्यू का अगर हमें वैल्यू निकालना होगा, जो कि हमारे पास में क्या पूछा गया, द आयन लॉस करंट, ठीक है, आयन लॉस करंट, ठीक है, आई म्यू का जो वैल्यू हमें पूछा गया, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आई नॉट का वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी बताया गया जो कि हमारे पास 0.6 है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फाई नॉट, ठीक है, 0.533, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ से एक ट्रिक होती है, 0.6 का अगर आप 0.5 लेते हैं, ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.3 के आसपास ही आपकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 0.2 होगा क्या, 0.043 होगा क्या, 0.1 होगा क्या, नहीं, ये 1 एम्पियर होगा क्या, नहीं। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4, 0.32 एम्पियर। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा फंडामेंटल अप्रोच लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर व्हेन कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सप्लाई वुड ड्रॉ अ वेरी हैवी करंट बिकॉज। अब देखिए, एक आपको मैंने एक फॉर्मूला, एक फंडामेंटल बताया था कि जो हमारा आर्मेचर करंट रहता है गाइस, ठीक है, ये क्या डिफरेंस रहता है, आई वी माइनस ई बी अपॉन आर ए, ठीक है, ये आर ए हो गया। अब देखिए, जो इनिशियली जब मोटर हमारा स्टेशनरी रहता था, यहाँ पे कोई भी बैक ईएमएफ जो ई बी रहता है ये जीरो हो जाता है, ठीक है। तो मान लो ये टर्म तो हमारी जीरो होगी, ओके, ये टर्म हमारी जीरो होगी, और यहाँ पे हमें नीचे क्या बचता है, आर ए। और क्योंकि आपको पता है जो आर्मेचर होता है हमारा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस ये काफ़ी कम होता है, ठीक है, इट इज़ वेरी लेस, ओके। तो इसी के कारण जो हमारा हेवी करंट इनिशियली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में इनिशियली वो काफ़ी हेवी करंट ड्रॉ करता है, क्यों, क्योंकि उसका बैक ईएमएफ स्टार्टिंग में जीरो होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप अपने इसका करेक्ट आंसर मार्कअप करके आओगे। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक डीसी सीरीज मोटर शुड नॉट बी रन एट अ नो लोड। यहाँ पे पूछा गया नो लोड पे हम लोग उसको रन क्यों ना करें, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही कुछ ऐसी रहती है कि इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क लो स्पीड पे और हाई स्पीड पे हाई टॉर्क हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी इन्वर्टेड स्पीड रहती है, इन्वर्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, और ये डेंजरसली लार्ज करंट एब्जॉर्व करती है, इसलिए इसको नो लोड पे रन नहीं करते इनिशियली, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी प्रॉपर्टी को उसको यूटिलाइज किया जाता है इन ट्रैक्शन पर्पजेस। एक क्वेश्चन है, डीसी में कम्यूटेटर सर्व्स एज अ, ठीक है, इन अ डीसी कम्यूटेटर सर्व्स एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर करके सर्व कर सकता है। यहाँ पे डीसी मोटर होना चाहिए था, अब ये करेक्ट है। इन अ डीसी जनरेटर कम्यूटेटर सर्व्स एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। ये क्या करता है, एसी टू डीसी, ठीक है, जो हमारा जनरल रेक्टिफायर का पर्पस होता है, तो हम लोग एज अ रोटेटिंग रेक्टिफायर करके फिर मैकेनिकल रेक्टिफायर करके भी उसको टर्म करते हैं, ओके। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सीरीज फील्ड फ्लक्स अपोजेस द शंट फील्ड फ्लक्स द डीसी मशीन इज व्हाट, ठीक है। दो तरीके की मशीन होती है, कम्युलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मशीन और डिफरेंशियली कंपाउंडेड, ठीक है। अगर सीरीज फील्ड फ्लक्स अपोज करते हैं शंट फील्ड फ्लक्स को, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियली। अगर वो अपोज ना करते हुए ऐड करते एक दूसरे को, तो हम लोग उसको कहते हैं कम्युलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मशीन, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 3। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब क्या इंडिकेट करता है बताता है, हमें ऐसा पूछा गया रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि हमें फर्स्ट फिंगर का, सेकंड फिंगर का और थंब का एग्जैक्ट हमें सीक्वेंस सेम रखना है, ठीक है। फर्स्ट फिंगर क्या हमें बताता है, ठीक है, फर्स्ट फिंगर मतलब ये हो गया हमारा, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है। दो हमारे पास ऑप्शन है,
2 एंड 3, ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कॉन्फिडेंटली होकर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। सेकंड फिंगर हमें क्या बताते हैं, जो मिडिल फिंगर है ये हमें क्या बताता है, ये अब देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात किया तो इंड्यूस ईएमएफ ना होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा करंट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 2। और ये जो हमारा मिडिल, ये हमारा जो थंब है, ये फोर्स या फिर थ्रस्ट को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर यहाँ पे राइट हैंड रूल होता है थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो सकता था। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड इन अ लेथ मशीन। लेथ मशीन में कौन सी डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल है, कांस्टेंट स्पीड मशीन कौन सी है, हमारी डीसी शंट मोटर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। एलिवेटर्स में, कन्वेयर्स में ये हमारे डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि अभी भी हमने इसको टेलीग्राम चैनल पे पूछा गया था, काफी एस्पिरेंट ने इसका आंसर ए मार्क करके आए थे, 1 मार्क करके आए। ठीक है, और काफी सारे एस्पिरेंट ने इसका 88.88% भी मार्क करके आया। एक क्वेश्चन क्या है, एक डीसी जनरेटर है जिसकी एफिशिएंसी 90% है और आउटपुट वोल्टेज और करंट कितना है, 250 वोल्ट और 18 एम्पियर। ठीक है, और अगर वो मशीन को हम लोग एज अ सेम स्पीड पे एज अ डीसी मोटर करके वर्क करती है। इनिशियली इट वाज वर्किंग एज अ डीसी जनरेटर, अभी वो डीसी मोटर करके वर्क कर रही है, तो उसका जो इनपुट वोल्टेज है 250 वोल्ट और 18 एम्पियर में, तो उसकी एफिशिएंसी इस मोटर पे इस केस में क्या हो जाएगी, व्हेन इट वाज वर्किंग एज अ डीसी मोटर। जब वो एज अ डीसी मोटर करके वर्क करती रहेगी तब इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। इट इज अ फंडामेंटल एंड स्मॉल टास्क फॉर यू, डू पार्टिसिपेट और उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, एफिशिएंसी जो होती है डीसी मशीन की वो मैक्सिमम रहते हैं जब हमारे पास में कांस्टेंट लॉसेस किसके बराबर हो जाते हैं, कॉपर लॉसेस के। ठीक है, वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, तो जो वेरिएबल लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में हमारे पास में जो I² RA जो लॉसेस है वो हमारे कांस्टेंट लॉसेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पीसी अगर हमारे कांस्टेंट लॉसेस है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ये, क्योंकि मैं आपको देता I विल बी क्या हो जाएगा, √PC/RA। देखिए ये और ये ऑप्शन में आप देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको सिर्फ पीसी के लिए √ है, RA के लिए नहीं। ठीक है, अब होगा क्या कि ये अगर हम लोग √ यहाँ पे लेके जाते तो यहाँ पे I² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा PC/RA। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या निकल के आएगा, PC विल बी इक्वल टू I²। ठीक है, I² विल मल्टीप्लाइड बाय RA। ठीक है, PC विल बी इक्वल टू I² मल्टीप्लाइड बाय RA। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द डीसी मशीन विल बी मैक्सिमम व्हेन constant losses will be equals to I² into RA। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है डीसी मोटर में जो रन हो रही है स्पीड, जिसकी स्पीड लो है एज अ रेटेड स्पीड, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। कि थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पे 2 ऑप्शंस में हम लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, लेट्स चेक फॉर द आंसर की प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड इटसेल्फ। देखिए अगर हम लोग डीसी मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग में, ठीक है, ये ऐसी तरीके से ब्रेकिंग है, इसमें हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं जनरली। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग जब हमारा लोड है वो हमारे मोटर को उसके रेटेड स्पीड से ज़्यादा रन करने के लिए फोर्स करता है, तभी हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर इसकी स्पीड लो है रेटेड स्पीड से तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो उसके इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आर्मेचर सर्किट कनेक्शन को रिवर्स करने के बाद ये पॉसिबल हो सकता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए। ठीक है, तो ये इस केस में हम लोग एज अ इलेक्ट्रिक जनरेटर करके हमारा मोटर वर्क करेगा। ओके, ये बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे यूजिंग चॉपर सर्किट, तो चॉपर सर्किट इन व्हाट सेंस यहाँ पे बताया गया ये भी आपको मार्क करना रहता है। ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक डाउटफुल मार्क करके रखूंगा इस क्वेश्चन को। लेट्स चेक फॉर द ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइडेड बाय द MPSC। राइट, एक और फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग एंड द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ फील्ड वाइंडिंग 2 पोल डीसी मशीन का, वो कितना होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, देखिए जो ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर रहता है। मान लो यहाँ पे हमारे पास में स्टेटर है, ठीक है, 2 पोल मशीन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा रोटर हो गया। तो JNA क्या होता है, हमारा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, वो परपेंडिकुलर रहता है हमारे स्टेटर फील्ड एक्सिस को। और MNA क्या होता है, ये MNA ऐसा एक्सिस होता है कि जहाँ पे हमारा EMF इंड्यूस होता है, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर में, वो होता है 0। ठीक है, जहाँ पे EMF कोई 0 EMF इंड्यूस होता है हमारा आर्मेचर कंडक्टर, वो होता है हमारे पास में MNA। राइट, तो जो हमारे पास में 2 पोल डीसी मशीन में जो मैग्नेटिक एक्सिस फील्ड वाइंडिंग का और आर्मेचर वाइंडिंग का जो उसमें एंगल होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री का। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं रेगुलर सेशन के अंदर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट। ठीक है, एक आपको मैंने बताया था P2:PC:PM। ठीक है, ये रेशियो क्या निकल के आता है, 1:S:1 - S। P2 क्या हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट रोटर के लिए, PC हो गया कॉपर लॉस, और ये हो गया हमारे पास में PM विल बी जो पावर हमारा मैकेनिकल पावर अवेलेबल है वो। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में रेशियो पूछा है कॉपर लॉसेस का, PC अपॉन क्या है, रोटर इनपुट कितना है, P2। ठीक है, PC का यहाँ पे रेशियो रिस्पेक्टिव स्लिप था
वैल्यू और यहाँ पे है हमारा 1, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में गाइस, स्लिप के बराबर, ठीक है। रेशियो क्या हो गया, इट इज जस्ट अ स्लिप, ओके। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, काफ़ी कबार मैं आपको पढ़ा भी चुका होगा ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी क्वेश्चन हम लोग एज इट इज करके गए थे, सिर्फ इसमें वैल्यू पूछी गई। दूसरे, एक 8 पोल की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो 690 आरपीएम पे रन हो रही है, इसकी स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड और बैकवर्ड फील्ड में कितनी रहेगी, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। यहाँ पे 2 कंडीशंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये आपके 2 ऑप्शन में आपको बता दो। फॉरवर्ड स्लिप क्या हो जाएगी, ठीक है, एस विल बी इक्वल्स टू NS माइनस N अपॉन NS विच इज इक्वल्स टू 750 सिंक्रोनस स्पीड है, 690 डिवाइड बाय 750। इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आता है 8% गाइस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फॉरवर्ड स्लिप, ओके। 0.08 टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 1 में भी गिवन है, तो हम लोग लेट कंसिडर चेक करते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लिप है, ये हमारी निकल के आएगी, तो बैकवर्ड स्लिप 2 से हम लोग उसको माइनस करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 माइनस S, ठीक है। तो 2 माइनस S 0.08, इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा 1.92, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास में बैकवर्ड फील्ड के लिए, ओके। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, PGCL में वगैरह भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वो डायरेक्टली किस तरीके से रिलेटेड है, एंगल अल्फा बिटवीन 2 वाइंडिंग करंट बाय द रिलेशन, ठीक है। तो है हमारे पास में TST इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IM इंटू IS इंटू साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, साइन अल्फा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर हमारे पास रोटर ब्लॉक किया जाए, रोटर को लॉक किया जाए, तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी रहती है इंडक्शन मोटर की, वो कितनी रहेगी, इक्वल टू रहेगी हमारे सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारा जो सप्लाई रोटर फ्रीक्वेंसी रहता है वो स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहता है। तो स्लिप यहाँ पे हमारे पास में 1 होने के कारण जो इनिशियली जब हमारा रोटर लॉक रहता है, तो हमारे पास रोटेशनल स्पीड कितना रहता है, उसका एक्चुअल स्पीड वो हमारा 0 रहता है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास में जो ये रिलेशन निकल के आएगा, रोटर स्पीड का रोटर का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्टेटर का फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफ़ी सारे क्वेश्चन में क्विकली आपको पढ़ा के जा रहा होगा, क्योंकि हम लोग रेगुलरली ये सेशंस में हमारे PYQs में ये क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं, ओके। जो क्वेश्चंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन, जो 50 गोल्डन MCQs जो हमने पढ़ाया था इंडक्शन मशीन का, उसी में से क्वेश्चन पूछा गया। व्हेन एन इंडक्शन मशीन वर्किंग इन एसोसिएशन विद अ विंड टर्बाइन एज ए इंडक्शन जनरेटर, जब भी एज ए इंडक्शन जनरेटर करके वर्क करती है, तो उसकी जो स्लिप का वैल्यू रहता है वो नेगेटिव रहता है गाइस। जब वो इसका एज अ इंडक्शन मशीन एज जनरेटर करके वर्क करता है, तब इसका स्लिप जो है वो एज अ नेगेटिव में रहता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इन्होंने एज अ विंड टर्बाइन और यहाँ पे ये सारी टर्मिनोलॉजीज एड अप करा दी है, ठीक है। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर इनपुट टू अ 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट a 975 RPM is 40 किलोवाट. The stator losses are 1 किलोवाट and the friction and windage losses are 2 किलोवाट. The efficiency of the motor will be what? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, स्लिप का वैल्यू हमारे पास में बताया गया है, ठीक है, 975 है, ओके, और यहाँ पे 6 पोल का है, तो हम लोग स्लिप का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 25 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे देखिए इनिशियली बता देता हूँ, 120 इंटू एफ डिवाइड बाई पी। फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास में, ये 50, नंबर ऑफ वर्स कितने हमारे पास में 6, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 50 इंटू 20 विल बी टू 1000, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड आया 1000 RPM, रोटर स्पीड है हमारा 975, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है स्लिप का या 25 RPM किसके ऊपर, 1000 के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो स्लिप का वैल्यू निकल के आता है 0.025, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गया। अब देखिए रोटर इनपुट कितना हो जाएगा, लेट मी चेंज द कलर सो दैट आप कंफ्यूज ना हो इस केस में, ठीक है। तो देखिए स्टेटर लॉसेस हमारे पास में 1 किलोवाट है, तो हमारे पास में जो पावर इनपुट है वो 40 किलोवाट है, ठीक है। रोटर इनपुट कितना हो जाएगा 40 - 1 विच इज इक्वल टू 39 किलोवाट, ओके, यहाँ तक आ गया। और इस केस में हमारे पास में जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा 1 - S, उस रिलेशन जो मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाइड बाय 39, तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा 38.025, ठीक है, ये हमारा निकल गया, ओके। तो शाफ्ट आउटपुट जो रहेगा, ठीक है, अभी हमारे पास इफिशिएंसी पूछी गई, तो इसके लिए हम लोग शाफ्ट आउटपुट को निकालना पड़ेगा, तो ये 38.025, इसमें से हम लोग जो हमारे टोटल विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस है 2 किलोवाट, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हम निकल के आते हैं हमारे पास में 36.025, यहाँ पे आ गया। एफिशिएंसी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू
आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट कितना है हमारे पास में 36.025 डिवाइड बाय इनपुट कितना है 40, ओके, विच इज इक्वल्स टू 90%. ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो 950 आरपीएम पर रन हो रही है. उसके रोटर कॉपर लॉसेज है 5 किलोवाट के. तो रोटर इनपुट कितना होगा हमें निकालना है. सिंक्रोनस स्पीड हम लोग निकालेंगे 120 इंटू एफ, फ्रिक्वेंसी 50 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल कितने 6, इसका वैल्यू अभी हमने निकाला 1000 आरपीएम हो गया. ठीक है, रोटर स्पीड कितना है हमारे पास में, ठीक है 950 आरपीएम. तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया एनआर ये कितना है 950 आरपीएम का. इन दोनों का जो डिफरेंस आया 50 आरपीएम का है. ठीक है, तो 50 डिवाइड बाय हम लोग 1000 करते परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए. तो ये आप परसेंटेज ने हम लोग डायरेक्टली स्लिप ही निकाल लेते हैं डेसिमल वैल्यूज में. ये वैल्यू निकल के आते हैं 0.05. आसानी से निकाल सकते हो. कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है हम लोग क्विकली मूव ऑन करते हैं चलिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड होता है. ठीक है, तो जो रेशियो निकल के आता है, ठीक है, P2:PC:PM. हमें क्या पूछा गया है, रोटर इनपुट इज व्हाट. ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कॉपर लॉसेस की है. ठीक है, कॉपर लॉसेस है 5 किलोवाट के. ठीक है, इसका रेशियो निकल के थे 1:S:1 - ठीक है, तो इनपुट क्या हो जाएगा P2:PC विच इक्वल्स टू S. ठीक है, तो P2 का वैल्यू कितना आएगा, स्लिप टाइम मतलब कितना है 0.05. यहाँ पे जो रिलेशन निकल के गए 1/1/S रहेगा, 1/S रहेगा. ठीक है, P2:PC. देखिए यहाँ पे हमारे पास P2 में 1 डिवाइड बाय S. ओके, तो हमें P2 दैट मीन्स रोटर इनपुट निकालना है. ये क्या हो जाएगा P2 विल बी इक्वल्स टू PC अपॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 0.05. ओके 0.05. तो PC मतलब कॉपर लॉसेस कितना है 5 किलोवाट का डिवाइड बाय 0.05. ठीक है, इसका वैल्यू निकल के आते हैं 20 डेसिमल पॉइंट से हम लोग स्लाइड डाउन करेंगे. तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ठीक है 100 किलोवाट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन 1 में. ठीक है, सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. द पावर इनपुट इन अ ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म ऑन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू. देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट और ये सारे टेस्ट के ऊपर ही काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे. जो पावर इनपुट रहता है ब्लॉक रोटर टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर, वो कितना रहता है, अप्रॉक्सीमेट रहता है हमारे कॉपर लॉसेस के बराबर. सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया. ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में देखिए जो फिगर्स आपको प्रोवाइड कर रहा होगा एक्स्ट्रा एडिशनल है, जो एग्जामिनेशन में प्रोवाइड किए गए वो आपको मैं बता दूंगा. ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोवाइड कर रहा हूँ. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो फेज डिफरेंस रहता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, ठीक है, बिटवीन ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का, वो कितना रहता है 90 डिग्री का. ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. सिंपल सा क्वेश्चन था, रेगुलर सेशन में हम लोग काफ़ी बार कर चुके थे. ठीक है, स्प्लिट फेज मोटर हम लोग इसको कहते हैं. ओके, एक क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है गाइस. अगर हम लोग रेफर करते इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें पूछा गया. सबसे पहले तो यह ध्यान में रखिए करेक्ट है ऐसे पूछा गया. तो जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है पूछा गया कि वो डिपेंडेंट है हमारे सप्लाई वोल्टेज के. ठीक है, देखिएगा. ओके, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई करंट, ये गलत हो जाएगा. मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द एयर गैप फ्लक्स, ये करेक्ट है कि जो हमारा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, जो कि प्रोपोर्शनल रहता है हमारे पास में V/F रेशियो के ऊपर. मतलब क्या है, एयर गैप फ्लक्स के ऊपर तो डिपेंडेंट है, साथ ही साथ जो है हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऊपर भी वो डिपेंडेंट है. दैट मीन्स कोर लॉसेस. ठीक है, वो डिपेंडेंट है हमारे कोर लॉसेस जो हमारे डिपेंडेंट है इनपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसीज के ऊपर. ओके, तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे. हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं. जो रोटर रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है स्पीड के, गलत हो जाएगा. ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर, 2 and 3 आर द करेक्ट. ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन द फेजर एडिशन ऑफ अ स्टेटर एंड रोटर EMF इज पॉसिबल बिकॉज. सिलेंड्रिकल रोटर मशीन के अंदर, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो फेजर एडिशन होता है स्टेटर और रोटर EMF का, वो MMF का, ठीक है, नॉट EMF, वो पॉसिबल हो सकता है. क्योंकि जो दोनों भी जो हमारे पास में MMF रहते हैं वो स्टेशनरी रहते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 3. दैट 2 MMFs आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. दैट इज वाई कि हमारा फेजर एडिशन दोनों MMF का, स्टेटर और रोटर MMF का हमारा पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the V curve shown in the figure for a synchronous motor the parameter x and y coordinates are respectively. यहाँ पे x और y पे पूछा गया. तो यहाँ पे जो V curve में रहता है, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास में आर्मेचर करंट, हमारा फील्ड करंट. ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस. ठीक है, यहाँ पे आपको इन्वर्ट करके भी पूछा जा सकता था.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंक्रोनस मशीन व्हेन द रोटर स्पीड बिकम्स मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड ड्यूरिंग हंटिंग द डैम्पिंग बार डेवलप। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो रोटर स्पीड होती है, ठीक है, रोटर स्पीड जब ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू द सिंक्रोनस स्पीड हंटिंग के तहत, हंटिंग के टाइम पे, तो हमारे पास जो डैम्पिंग बार है वो इंडक्शन जनरेटिंग टॉर्क करके प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इंडक्शन जनरेटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करते हैं। तो जो डैम्पर बार हम लोग सिंक्रोनस मशीन में यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑसिलेशंस को डैम्प आउट करने के लिए ट्रांजिएंट पीरियड में हंटिंग के दौरान। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा रोटर स्पीड अगर ज़्यादा हो जाता है सिंक्रोनस मशीन में, ठीक है, तो उस केस में वो एज अ डैम्पर बार जो है इंडक्शन जनरेटिंग टॉर्क डेवलप करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। काफ़ी फंडामेंटल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, आई टोटली अप्रिशिएट इट। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक 75 किलोवाट का स्टार कनेक्टेड 50 हर्ट्ज 440 वोल्ट 4 पोल सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मोटर है जो ऑपरेट हो रहा है 0.8 लैगिंग पे, तो उसका सिंक्रोनस स्पीड रोटर इन अ रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कितना होगा हमें पूछा गया। NS इज इक्वल टू 120 इंटू एफ डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स है P 120 इंटू एफ। P का वैल्यू कितना है हमारे पास में, वो हमारे पास 4 पोल का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास 50 हर्ट्ज का, इसका वैल्यू निकल के आता है गाइस, याद है 1500 का। ठीक है, RPS में बोला गया है तो हम लोग रिवॉल्यूशन पर सेकंड में निकालेंगे, तो डिवाइड बाय 60 से करते हैं तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है याद है 25। ओके, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग विद अ नॉर्मल एक्साइटेशन इफ द एक्साइटेशन इज रिड्यूस टू 0। एक साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर हमारा नॉर्मल एक्साइटेशन पर रन हो रहा है, अगर उसका एक्साइटेशन हमने 0 कर दिया तो उस केस में हमारा जो वो हमारा जो मशीन है एज अ रिलक्टेंस मोटर करके वर्क करेगा। ठीक है, अगर हमारा एक्साइटेशन जो रहता है डीसी मशीन में जो रोटर साइड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो एज अ रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और वो रन होते रहेगा। ठीक है, तो वो हमारा सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर वो बन जाएगा उस केस में। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए रिलक्टेंस मोटर का मैंने स्पेशल सेशन बताया गया, उसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके चेक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टैंड अलोन इंजन है जो standalone engine driven or synchronous generator is feeding a partially inductive load. The capacitor is now connected across the load to completely nullify the inductive current for this operating condition. देखिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक हमारा स्टैंड अलोन इंजन ड्रिवन सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, एक सिंक्रोनस जनरेटर को इंजन ड्राइव कर रहा है एज अ प्राइम मूवर। ठीक है, वो एक इंडक्टिव लोड को फीड कर रहा है। वो अगर हमने उसमें एक कैपेसिटर उसके पैरेलल में हम लोग कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया उसके लोड में, ठीक है, उसका इंडक्टिव करंट को नलीफाई करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा फील्ड करंट है वो भी हमारा रिड्यूस रहेगा। ठीक है, फील्ड करंट है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि पावर फैक्टर है जो हमारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, तो इसीलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4। द फील्ड करंट हैज टू बी रिड्यूस्ड एंड द फ्यूल इनपुट लेफ्ट अनअल्टर्ड। जो हमारा फ्यूल इनपुट रहेगा, फ्यूल इनपुट मतलब क्या है कि जो हमारा इंजन ड्राइव कर रहा है उसका फ्यूल इनपुट हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो फील्ड करंट हैज टू बी रिड्यूस्ड, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन आपको काफ़ी कबार देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस कैपेसिटर क्या होता है गाइस। एक ऐसी सिंक्रोनस मशीन जो ओवर एक्साइटेड मोड में ऑपरेट हो रही है और किसी भी बिना मैकेनिकल लोड के। आपको एमपीएससी पे प्रीवियसली भी एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस एज इट इज। ओके, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एंगल इन अ सिंक्रोनस मोटर इज डैश डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है टॉर्क एंगल का सिंक्रोनस मोटर मशीन में वो होता है 90 डिग्री का। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, देख चुके हैं हम लोग। ओके, अगर हम लोग इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड सप्लाई वोल्टेज ऑफ द सिंक्रोनस मोटर रनिंग अंडर रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन के तहत हमारा एंगल क्या होता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज का सिंक्रोनस मोटर का रनिंग कंडीशन में हमारा ग्रेटर देन 0 होता है बट इट इज़ लेस देन 90 डिग्री एज वेल। ऑप्शन 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट एज इट इज आपको कॉन्सेप्चुअली पूछा गया था। The next question is in a synchronous machine if the field winding axis is ahead of us armature field axis in the direction of rotation of the rotor then the machine operating as synchronous machine में अगर हमारा जो field winding axis है वो armature field axis के आगे है तो उसके रोटेशन के आगे है, ठीक है, तो रोटर के, तो उस केस में हमारे पास जो मशीन है एज अ सिंक्रोनस जनरेटर करके वर्क करेगा। ठीक है, अगर वो बिहाइंड है, ठीक है, अगर वो बिहाइंड है तो एज अ सिंक्रोनस मोटर करके वर्क करता है, लेकिन वो अगर आगे है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग एक्सिस अहेड ऑफ अ आर्मेचर फील्ड एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो उस केस में एज अ सिंक्रोनस जनरेटर करके वो वर्क करते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये थे गाइस हमारे 50 क्वेश्चंस
हमने क्विकली इसको डिस्कस किया है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पेपर 1 के थे गाइस, पेपर 1 के। उसी तरीके से हम लोग क्विकली पेपर 2 के और पेपर 1 के जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन हम लोग जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। जल्दी से जल्दी मैं आपका क्विक उसका दूसरा भी पेपर 2 भी आपको कंप्लीटली एनालाइज करके बता दूंगा, ठीक है। आई होप आपको सेशन समझ में आएगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रीवियस सेशन देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्टेड रहेगा क्योंकि काफी इंटरेक्टिव डिस्कशन में आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे आपको कराते रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।